हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीआर सामान्य हिंदी, असल में एनसीईआरटी का हमारा जीएस का भी सेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ ये जब जो आज हम अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे सामान्य हिंदी वर्णमाला पार्ट 2 को। और इसके साथ ही आपको लोगों को दोस्तों नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। आप नव वर्ष में कुछ अच्छा करें, अपने लाइफ को सक्सेस करें, यही हम लोगों की दुआ है। लर्निंग जीएस वाले परिवार की तरफ से दुआ है आपको। तो चलिए आज पार्ट 2 को हम कंप्लीट करते हैं, एक इम्पोर्टेंट सेशन। तो स्वर, कल हम व्यंजन को देखे थे, वर्णमाला कितने हैं वो देखे थे, कुछ प्रश्न प्रैक्टिस सेट में भी लगाए थे। तो स्वर वे ध्वनियाँ हैं, स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में श्वास का अवरोध नहीं होता, अर्थात बिना किसी रुकावट के मुंह से निकल जाती हैं। स्वर में आप मुंह से बोल के देखिए, अ आ ई उ, मुंह बंद नहीं होता है, श्वास जो है निकल जाता है। तो स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में श्वास का अवरोध नहीं होता है। वह वर्ण या अक्षर बोलने पर बिना किसी रुकावट के ही मुंह से बोल लेते हैं। हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बोलने पर उन वर्णों को निकल जाती है, तो वे स्वर कहलाते हैं। अब स्वर भी उच्चारण और अवधि के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। तो उच्चारण की मात्रा या अवधि के आधार पर, मात्रा या उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो चलिए देखते हैं कि ये इनका पहचानने का नियम। तो पहले हर्ष 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 स्वर। तो हर्ष स्वर जो होता है, जिन स्वरों को एक मात्रा में उच्चारित किया जाए, जिन स्वरों को एक मात्रा में उच्चारित किया जाए वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। यानी कि अ छोटा छोटा, अ का मात्रा का छोटा छोटा जो वर्ण है वह हर्ष स्वर होता है। आ से छोटा है, बड़ी से ई छोटी है, बड़ा ऊ से ई, छोटा ऊ छोटा है। यह भी एक ट्रिक समझ सकते हैं, हर्ष स्वर कहलाता है। तो छोटी, बड़ी, छोटी, छोटा ऊ, री। री का उच्चारण भी समांतर री के रूप में होने लगा है, माने र से री वाला। पर पर लिपि में इसका प्रयोग प्रचलित है। पर लिपि में जहाँ भी आप हिंदी को लिखेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे लिपि के अनुसार, तो वहाँ जो है री इसी तरह से आप लिखेंगे और बोलेंगे। लेकिन अब सामान्य भाषा री का प्रयोग र वाला होने लगा है। तो हर्ष स्वर को ध्यान रखिएगा, अ, छोटी, छोटाऊ और री होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल से अधिक समय लगता है, जैसे अ कहने पर मात्रा काल में कम समय लगता था, यहाँ अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन कौन है? आ, ई, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ। देख रहे हैं? यानी कि इनमें बोलने में अ कहिए, अ जल्दी बोल लिए, कम समय लगा। आ मुंह फाड़ के बोलना पड़ता है। ई, उ, इसका मतलब कि समय अधिक लगता है। तो वह दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। तो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, छोटी, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और अंग। इनमें आ, बड़ी, बड़ाऊ क्रमशः अ, ई,
ऊ के दीर्घ रूप है। जो आ है वो अ का दीर्घ रूप है, बड़ी है जो छोटी ई का दीर्घ रूप है, बड़ा ऊ जो है छोटा ऊ का दीर्घ रूप है। ए औ का उच्चारण कभी अय के समान होता है, जैसे पैसा, तो अय तो ऐसे लिखा जाता है ऐनक ए, लेकिन जब अय में पैसा, मैल, बैल, देख रहे हैं, बैरावनी, और, औरत, मौसम, मौन आदि, और कभी संयुक्त स्वर की तरह, जैसे मैया, मैया को माया, नया को नैया कहते हैं, काव को कौवा कहते हैं, हवा को हौवा बोलते हैं, ये देसी शब्द हैं। तो ये दीर्घ स्वर होते हैं। चलिए पुलुत स्वर देखते हैं। पुलुत स्वर, पुलुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। इसे त्रिमत्रिक स्वर भी कहते हैं, पुलुत स्वर, अर्थात 3 मात्रा जितना समय लगता है, इसमें 3 मात्रा के बराबर टाइम लगता है। प्लुत स्वर अथवा त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। ये त्रिमात्रिक स्वर या 3 मात्रा, त्रिमात्रिक यानी कि 3 मात्रा, और दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगते हैं। इनका प्रयोग बहुधा रोने, गाने, चिल्लाने अथवा दूर से पुकारने के लिए होता है। नाटक के संवादों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, माने राम, तो समय बहुत लगा रहे हैं राम बोलने में, ऐसे राम बोल दीजिए, लेकिन राम तो समय लगा। तो ये पुलुत स्वर होते हैं रोने, गाने, चिल्लाने, दूर से पुकारने में। नहीं आदमी दूर से पुकारता हरे रमुआ, तो इस तरह समय लगता है। समझ गए होंगे पुलुत स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। चलिए आगे चलते हैं। अनुनासिकता के आधार पर, तो अनुनासिकता के आधार पर उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 2 रूप होते हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। अनुनासिक और निरनुनासिक। तो अनुनासिक स्वर का क्या होता है? जब स्वर का उच्चारण करते समय कुछ वायु मुख से और कुछ नासिका से निकलती है, माने नाक से और कुछ मुख से, तब वह अनुनासिक स्वर कहलाता है। लिपि में अनुनासिक इंगित करने के लिए स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है, जैसे हंसना तो ह पर ऊपर चंद्र बिंदु, चांद चंद्र बिंदु। ये वैसे अयोग्यवाह भी होते हैं, अयोग्यवाह नहीं है, ये चंद्र बिंदु होते हैं। अयोग्यवाह तो ऊपर एक बिंदु सिर्फ होता है, चांद नहीं बना होता है। तो ऊपर चंद्र बिंदु, जहाँ ध्यान रखिएगा, बिंदु नहीं चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु अनुनासिक स्वर वो कहलाते हैं। देख रहे होंगे ऊं चंद्र बिंदु लगा हुआ है। जहाँ वर्ण की सिर रेखा के ऊपर मात्रा लगी होती है, वहाँ चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार का चिन्ह लगाना मान हो गया है, जैसे मैं, में, चौंकना आदि। निरनुनासिक स्वर, जब स्वर का उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से निकलती है, सिर्फ मुख से। वायु कहाँ से निकलती है? तो सिर्फ केवल वायु कहाँ से निकलती है? तो मुख से निकलती है, केवल वायु मुख से निकलती है, तो वह नूरनासिक या मौखिक स्वर, नूरनासिक या मौखिक स्वर कहलाता है। अ से अ तक सभी स्वर नूरनासिक होते हैं। अ से लेके अ, आ, ये सब जितने भी हैं ये नूरनासिक स्वर होते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास मुख विवर के कंठ, तालु आदि किसी अवयव से बाधित होकर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। विभिन्न आधारों पर व्यंजन का वर्गीकरण इस प्रकार है। अब स्वर देख लिए, अब व्यंजन देखिए। स्थान के आधार पर व्यंजन, स्थान के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण कहाँ कहाँ होता है? तो कंठ, जिहा, मूल, तालु मूर्धा, दंत, दंतमूल, वर्ष, ओष्ठ, दंतोष्ठ और नासिका से होता है। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को कंठ, जिह्वामूलीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, वत्स, दंतमूलीय, ओष्ठ, दंतोष्ठ,
और नासिक के इन 9 वर्गों में रखा जाता है। कितने वर्गों में? 9 वर्गों में। तो अब देखिए एक एक करके, पहले कंठ को देखिए। शुरू करिए आप अपने गला के नीचे से और आगे तक आप आ जाएंगे। शुरुआत करिए क के बाद, फिर जो है च वर्ग आगे बढ़ते जाएंगे। तो कंठ, कंठ कहाँ से? क वर्ग जो होते हैं वो गले से बोले जाते हैं, कंठ से। एकदम यहाँ से शुरू करिए, कंठ नीचे से, और क वर्ग गले से बोले जाते हैं, यानी कि कंठ से, क ख ग अंग। देखिए फिर अब आगे बढ़िए, जिह्वा मूलीय से, जिह्वा से, जिह्वा मूलीय। तो जिह्वा मूलीय से गले से थोड़ा नीचे, ये कंठ हो गया, गला से क ख ग, और उससे थोड़ा जहाँ क ख ग, क ख ग, ये जिह्वा मूलीय होते हैं। अब तालव्य, तो च वर्ग जो होता है, च वर्ग वह तालु से बोला जाता है। गला से ऊपर क्या आता है? तालु आता है। तो च वर्ग च, छ, ज, झ, इय। और दू और ध्यान रखिएगा, य और तालावेश, य और तालावेश, सल्ज मोला, यह भी तालु से यानी कि तालव्य से बोला जाता है। ठीक, आगे चलिए। मूर्धन्य माने मूर्धा, मूर्धा से। अब आगे तालु से मूर्धा, मूर्धन्य ट वर्ग जो होता है वह मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धन्य से। मूर्धन्य माने मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ और अण। लेकिन ये देखिए, ये मूर्धन्य स, इसको बोलते हैं मूर्धन्य स भी। तो मूर्धा से मूर्धन्य स बोला जाता है, यह भी स मूर्धा से बोला जाता है। तो तालाबे से सल्ज मोला बोला जाता था, तालु से तालव्य, इसी से बोल, इसीलिए उसका नाम तालव्य स है। इसको मूर्धन्य स है, माने मूर्धा से ये बोला जाता है। अब दंत से देखिए, आगे बढ़िए मूर्धा से। तो दंत त वर्ग तथा दध न जो है, ये दांतों से बोला जाता है। और वत्स, वत्स, वत्सर देखिए, स दांती स, ज, र, ल, दंत मूल से जहाँ ऊपर का मसूड़ा व दांत मिलते हैं, ऊपर का मसूड़ा व दांत मिल जाते हैं, वह वत्स बोला जाता है। दंत मूल से वह होता है दांती स, ज और ल। ठीक है। ओष्ठ से देखिए, अब आगे आ जाइए एकदम, प, फ, ब, भ, म। ये दोनों ओठों, जब दोनों ओठ मिल जाते हैं, तो ये दोनों ओठ मिल जाते हैं, तो ये ओष्ठ से बोले जाने वाले प वर्ग हैं। अब दंतोष्ठ, तो व और फ, निचले निचले होठों और ऊपर के दांतों से, नीचे का होठ और ऊपर का दांत पर दबाव में पड़ता है, व और फ, ये दंतोष्ठ से बोले जाते हैं, व और फ। नासिका से क्या बोला जाता है? तो नासिका से अंग, ईय, अण, न, म, ये नासिका, मुख और नासिका दोनों से प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का अंतिम वर्ण अंग, य, अण, न, म होता है, वह नासिका से, मुख और नासिका दोनों से प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण बोला जाता है। तो ये नासिका से बोले जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, तो प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के उच्चारण में प्रयत्न 3 प्रकार के होते हैं। ध्वनियों के उच्चारण में प्रयत्न 3 प्रकार के होते हैं। श्वास, प्राण की मात्रा के आधार पर, स्वतंत्र तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर, जिह्वा अर्थात अन्य अवयवों तथा श्वास के अवरोध के आधार पर। तो श्वास यानी कि प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। अब इसके भी 2 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, माने ये जब बोले जाते हैं तो इसमें वायु कम निकलती है। अल्प, कम, कम, अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम जो होता है वह अल्प प्राण होता है। क, ग, अंग, च, ज, इ, ट, ड, अण, त, द, प,
द न प फ म अर्थात वर्गों के प्रथम, तृतीया तथा पंचम वर्ण इनके अतिरिक्त ड, य, र, ल, व भी अल्प प्राण व्यंजन है। य, र, ल, व भी ध्यान रखिएगा, य, र, ल, व ये जल्दी बोल दिए जाते हैं, य, र, ल, व, ड ये अल्प प्राण होते हैं। अब महाप्राण देखिए, महाप्राण वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक होती है, माने महा अधिक, और ये जो है प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ होते हैं। ख, घ, झ, छ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ अर्थात वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन जो इनके अतिरिक्त ह, इनके अतिरिक्त ह भी महाप्राण होता है। वहाँ य, र, ल, व होता है और यहाँ ह, ये महाप्राण होता है। देखिए दूसरा, स्वतंत्र तंत्री में श्वास का कंपन। इस आधार पर व्यंजन के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन? अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। तो अघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, स्वर जब आप बोलेंगे स्वर तंत्री में उसमें कंपन नहीं होता है, आराम से बोल दिया जाता है। क, ख, च, छ, ट, ठ, यानी कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होता है वह अघोष होता है। क, ख ये क, ख प्रथम और द्वितीय हैं। इनके अतिरिक्त क, ख, फ, श, स सभी अघोष व्यंजन हैं। देखिएगा दांती स नहीं, क, ख, प, फ और दोनों स, ताराबेश और मूर्धनी स। सघोष, सघोष क्या होता है इसको देखिए। जिन ध्वनि सघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, द, ध, न, ब, भ, म, यानी कि वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण जो होता है वह सघोष होता है। तो ये सब सारी चीजें याद रखिए। इसके अतिरिक्त र, ल, व और ह भी सघोष व्यंजन है। तो र, ल, व, ह, र, ल, व, ह। अब देखिए, जीहा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध। इस आधार पर व्यंजनों को स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, उत्क्षिप्त तथा अंतस्थ वर्गों में रखा जाता है। अब देखिए स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श मात्र करता है। समझ रहे हैं ना? एक अवयव दूसरे अवयव को उच्चारण में स्पर्श मात्र करता है, उन्हें स्पर्शी कहते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन कौन होते हैं? क वर्ग से लेकर के म तक, क, ख, ट नहीं, च, छ, ज नहीं होता है। ये च, छ, ज जो होता है वो स्पर्श संघर्षी होता है। सिर्फ स्पर्शी जो होता है वो क, ख, घ, अंग, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, च, छ, ज सिर्फ छूट जाता है। यह स्पर्श संघर्षी में आता है। जबकि स्पर्शी व्यंजन क से लेकर के म तक के बीच में होता है, जबकि बीच का छ वर्ग छोड़ करके ये स्पर्शी संघर्षी में आते हैं। देखिए, तो स्पर्शी संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को इस प्रकार स्पर्श करता है कि श्वास कुछ संघर्ष रगड़ के साथ निकलता है। माने वो संघर्ष च, छ देखिए दो ओर से सट रहे हैं, उन्हें स्पर्शी संघर्ष करते हैं। जैसे च वर्ग। अब संघर्षी जिन व्यंजनों के संघर्षी क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो जाए तो इसे ऊष्म ध्वनियाँ भी कहते हैं। जैसे तीनों स, ह, ख, ग, ज, फ संघर्षी ध्वनियाँ हैं। तीनों स, ह, ख, ग, ज, फ ये संघर्षी ध्वनियाँ हैं। तो ये सभी चीज़ों को आप याद रखिए। कंपटीशन में 3-4 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है। चलिए अब उत्क्षिप्त देखते हैं।
उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? उत्क्षिप्त जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीहा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, माने जीहा मुड़ जाती है और ऊपर मूर्धा को स्पर्श करती है, फिर तुरंत नीचे गिर जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त यानी ऊपर फेंके हुए यानी कि उत्क्षिप्त कहते हैं। जैसे ड और ढ, तीनों ड और ढ, नीचे बिंदु लगा हुआ, ड देखिए जीहा ऊपर मूर्धा में सट गया, ढ ऊपर सट गया और फिर नीचे आ गया बोल करके, तो ड और ढ ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। फिर अंतस्थ देखिए, अंतस्थ जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है उन्हें अंतस्थ कहते हैं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। विराम चिन्ह अब देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है विराम चिन्ह से। तो विराम चिन्ह वाक्य में पद, वाक्यांश और खंड वाक्य के विराम चिन्ह वाक्य में पद, वाक्यांश और खंड वाक्य के पारंपरिक संबंध सूचित करने के अतिरिक्त उनके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। कभी कभी विराम चिन्ह के अभाव में वाक्यों के अर्थ ही समझ में नहीं आते और कभी कभी अर्थ भी अनर्थ में बदल जाता है और हम समझते हैं। इस कारण वाक्यों में विराम चिन्ह को उचित स्थानों पर प्रयुक्त करने का अभ्यास करना पड़ता है। त्रुटि रहित वाक्यों की रचना के लिए विराम चिन्हों को जानना अति आवश्यक है। विराम चिन्ह प्रमुख जो हैं वो इस प्रकार हैं, ये देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह देखिए पाई की तरह होता है। अर्ध विराम ऊपर एक बिंदु नीचे कॉमा होता है। अल्प विराम एक नीचे कॉमा होता है। उप विराम जो दो बिंदु आगे लगते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह डैश की तरह। उद्धरण चिन्ह ये भी डैश की तरह होता है लेकिन ऊपर एक कॉमा और दो कॉमा होते हैं। रेखिका या निर्देशक चिन्ह डैश टाइप का होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है। विवरण चिन्ह दो बिंदु लगा के डैश दिया जाता है। त्रुटि पूरक चिन्ह ये देखिए जहाँ हम एरो देते हैं ऊपर की तीर दे करके। संक्षेप सूचक चिन्ह ये देखिए बिंदु टाइप के। लोप निर्देश जहाँ डॉट 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 देते हैं। ये समानता सूचक जहाँ बराबर इक्वल का कोष्टक देख ही रहे हैं। विस्मयादि जो एक पाई दे के नीचे बिंदु। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखिए और पूछ देता है एक दो प्रश्न भी इसमें से। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना, अर्थ भी पूछता है। तो पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। समानतः यह किसी कथन के पूर्ण होने पर अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तथा कविता में छंद के चरण के अंत में होता है। जैसे पहला, विस्मयादि बोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य के समाप्त होने पर, जैसे राम अच्छा लड़का है, ये देखिए खड़ी पाई पड़ गया या पूर्ण विराम हो गया, उसे जाने दो, पूर्ण विराम है। अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में, जैसे तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या चाहता हूं, तो अप्रत्यक्ष प्रश्नों में भी लगता है, विस्मयादि में भी लगता है। देखिए यहाँ लगा हुआ है ये चिन्ह, यही छंद के अंत में, देखिए छंद के अंत में, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, देखिए लगा है, प्राण जाए पर वचन न आई, देखिए खड़ी पाई लगा हुआ है। कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे प्रशस्त ललाटा, पानीदार बड़ी बड़ी आँखों, सिर के बाल न अधिक बड़े न अधिक छोटे, पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। जब एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से हो, जैसे मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो दो वाक्य इस तरह से हो तो यहाँ कॉमा दे करके, आप यहाँ कॉमा दे करके तब यहाँ तब पूर्ण विराम दे सकते हैं। तो अर्धविराम देखिए, अर्धविराम जहाँ पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकने की आवश्यकता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे डटकर विश्राम करो, देखिए अर्धविराम है, नीचे कॉमा लगा हुआ है एक बिंदु के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। फिर देखिए पूर्ण विराम लग गया। सदा सत्य बोलो, अर्धविराम, जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें, पूर्ण विराम।
अर्धविराम का निम्नलिखित रूप में प्रयोग होता है। पहला, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है, जैसे महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया, देखिए लग गया यहाँ। सत्य और अहिंसा के अस्त्रों का प्रयोग किया, यहाँ भी लग गया। देश के समक्ष पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध या वैपरीत्य का भाव प्रकट करने के लिए, जैसे वह कष्ट सहता रहा, देखिए लगा हुआ है बिंदु कोमा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। लोग आनंद लेते रहे, जो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, लगा हुआ है वह उन्हीं को मूर्ख कहता है। करणवाचक क्रिया विशेषण में जब करणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक का मुख्य उपवाक से निकट संबंध नहीं दिखाई देता तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे वायु के दबाव से साबुन का एक बुलबुला भी नहीं दबता, लगा है, दिख रहे हैं, क्योंकि हवा का बाहर दबाव बुलबुले के भीतर दबाव से घट जाता है। अब अल्प विराम, अल्प विराम कौमा सिर्फ होता है। हिंदी व्याकरण में अल्प विराम सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि हिंदी व्याकरण में सबसे अधिक किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वह अल्प विराम चिन्ह है। जहाँ हम क्षण भर के लिए रुकते हैं वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का अर्थ ही होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। पहला, वाक्य में जब दो से अधिक समान पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अवयव की गुंजाइश हो, तब वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे पदों में सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, महेश भूपति। अब देखिए नाम कई लिखना है तो आप अल्प विराम देते हुए लिखिए। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग भारत के लोकप्रिय खिलाड़ियों में से हैं, तब पूर्ण विराम दीजिए। धनी निर्धन, देख रहे हैं, शहरी दोहरी, शिक्षित और अशिक्षित सभी को मताधिकार का हक है। वाक्यों में वह रोज आता है, गंगा स्नान करता है, देखिए विराम चिन्ह लगा हुआ है पर अल्प विराम चिन्ह। पुष्प हाथ में लेकर पूजा करता है और चला जाता है। उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे जो परिश्रमी होते हैं, देखिए लगा हुआ है, वही सफल होते हैं। भविष्य में जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखिए लगा है। तब तो यह वह आदि के स्थान पर जैसे जहाँ मेरा भाई आया, लग गया अल्प विराम। तब मैं खा रहा था। संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए, जैसे राम, अल्प विराम, अब तुम जा सकते हो। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। अब उपविराम, उपविराम इसका प्रयोग बहुधा शीर्षकों में होता है, जैसे कमायनी। अब उपविराम लगा है, एक अध्ययन, यहाँ कमायनी, यहाँ लग गया उपविराम, एक अध्ययन। कोई भी शीर्षक देखेंगे किसी भी हिंदी किताब का तो वहाँ मिल जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब वाक्य में क्या, क्यों आदि शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम रोज सुबह कहाँ जाते हो। अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होने पर, जैसे आप शायद दिल्ली रहने वाले हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है यहाँ। वयोंगोक्ति होने पर, जैसे आतंकवाद ही सर्वश्रेष्ठ, ये थोड़ा लाइन जो है, माने मानवतावाद ही सर्वश्रेष्ठ जन सेवा है ना, मानवतावाद ही सर्वश्रेष्ठ जन सेवा है न, ये प्रश्न चिन्ह लगा है योजक चिन्ह। हिंदी व्याकरण में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। अब अल्प विराम के बाद सर्वाधिक प्रयोग जो होता है वह योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित के रूप में करते हैं द्वंद्व समास में। योजक चिन्ह दो विपरीत शब्दों को जोड़ता है, जैसे आगा पीछा, ऊंचा नीच, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, आकाश पाताल। यह दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलकर एक समस्त पद बनता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। जैसे धर्म अधर्म, माता पिता, पाप पुण्य, ये योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास में सर्वाधिक होता है, इसलिए योजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे साग पात, हंसी खुशी, कपड़ा लता, भूत प्रेत, नौकर चाकर, जीव जंतु, दीन दुखी। जब दो विशेषण पदों को संज्ञा के अर्थ में प्रयोग हो वहाँ योजक चिन्ह लगता है।
जैसे लूला लंगड़ा, भूखा प्यासा, अंधा बहरा। दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो वहाँ भी योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे पानी वानी, चाय वाय, उल्टा पुल्टा, परमात्मा परमात्मा आदि। जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तब दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। मारना पीटना, समझाना बुझाना, रहना सहना, सोना जागना। ऋतिक वाचक और परिमाण वाचक की क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में तथा क न से ही आदि के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कुछ न कुछ, ज्यों का त्यों, आप से आप ही आप, जैसे तैसे, यहाँ वहाँ, थोड़ा बहुत। जहाँ द्विरुक्ति अर्थात उन्हीं शब्दों का पुनः आगमन हो वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे ढुलमुल ढुलमुल, घाट घाट, उठते उठते, चलते चलते, चप्पा चप्पा, कण कण, द्वार द्वार, घर घर, गांव गांव, शहर शहर। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणात्मक क्रियाएं आए वहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे सीखना सिखाना, पीना पिलाना, गिरना गिराना, उड़ना उड़ाना आदि। जब दो प्रेरणार्थक क्रियाएं एक साथ आए वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे जिताना जिलवाना, चलाना चलवाना, कटाना कटवाना, डराना डरवाना आदि। विशेषण जब निश्चित संख्यावाची हो और दो पद एक साथ संयुक्त हो तो दोनों के बीच योजक चिन्ह लगता है, जैसे 10 20, पहला दूसरा, एक एक, दो चार, एक दो आदि। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में जब 7 से अधिक आदि जोड़ा जाए तब दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे अधिक से अधिक, कम से कम, बहुत सी बातें, थोड़ा सा काम, से के साथ जोड़ करके बनाया जाता है। गुणवाचक विशेषण में भी सा जोड़कर योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे छोटा सा आदमी, सा लग गया, बड़ा सा पेट, सा लग गया, बड़े से बड़े लोग आदि। जब किसी पद का विशेषण नहीं बनता तब उस पद के साथ संबंधी पद जोड़कर दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे विद्या संबंधी बातें, भाषा संबंधी चर्चा, पृथ्वी संबंधी तत्व, सीता संबंधी वार्ता। तो इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। जब दो शब्दों के बीच संबंध कारक के चिन्ह का, के और की लुप्त हो तब दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। ऐसे शब्दों को हम संधि या समास के नियमों से अनुशासित नहीं कर सकते। इसके दोनों पद स्वतंत्र होते हैं, जैसे संत मत, मानव शरीर, शब्द भेद, रावण वध, लीवा भूमि, विचार श्रृंखला, प्रकाश स्तंभ, कृष्ण लीला, राम नामा। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, अब देखिए जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, पहला, क्रमधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। क्रमधारय से जो समास बनते हैं, निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ये अशुद्ध, डाक गाड़ी, ये अशुद्ध है, नहीं, ऐसे डाक और गाड़ी नहीं, योजक चिन्ह से नहीं बनाया जाएगा, ये कर्मधारय समास है, डाक गाड़ी। विद्या धन, नहीं, ये विद्या धन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, विद्या धन, यह कर्मधारय समास है और ऐसे शुद्ध होता है। धर्म और शाला नहीं, धर्मशाला। रजत कंकड़ नहीं, रजत कंकड़। कर पल्लव नहीं, कर पल्लव। कमल ने नहीं, ये कमल नहीं। इस तरह से शुद्ध और अशुद्ध कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति ऐसे नहीं, यथाशक्ति ऐसे होना चाहिए। रात भर नहीं, रात भर ऐसे होना चाहिए। पहले पहल नहीं, पहले पहल ऐसे होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। मुंह नहीं, ऐसे नहीं, मुहा मुंह, ऐसे। द्विग समास से बने समासिक पदों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। द्विग समास में कहाँ देखिए, जैसे नवग्रह नहीं, इस तरह से नवग्रह। चौमासा नहीं, चौमासा, इस तरह से। पंचवटी नहीं, इस तरह से नहीं, पंचवटी। सत भाई, सतसई नहीं, सतसई ऐसे होता है। त्रिभुवन ऐसे नहीं, त्रिभुवन। सप्तलोक नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होता है। ये द्विग समास। द्विग समास भी संख्यावाचक से बनता है, आप आगे हम समास में पढ़ेंगे। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह के दो रूप हैं, इकहरा और दोहरा। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य आवरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, और जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्यखंड इत्यादि उद्धृत किए जाएं वहाँ इकहरे उद्धरण लगते हैं। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। निराला छायावाद के क्रांतिदर्शी कवि थे। उर्वशी दिनकर की कालजयी रचना है। लेखक का उपनाम पुस्तक समाचार।
पत्र लेख का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ये देखिए, यही उद्धरण चिन्ह है, ये देखिए इस तरह से लगा दिया जाता है, ये लगाया जाता है, ये हो गया, दोनों ओर से ऊपर कोमा नहीं दे दिया जाता है, डबल भी दिया जाता है। कामायनी प्रसाद की एक अमूल्य कृति है। संधि, कहावत तथा संपूर्ण कथन आदि के उद्धृत करने में दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गीता का वचन, कर्म करो किंतु फल की इच्छा न करो, देखिए डबल लगा हुआ है। प्रेमचंद का कथन है, डबल लगा है, जब तक पैरों तले गर्दन दबी है तब तक उसे सहलाना ही श्रेयस्कर है। रेखिका या निर्देशक चिन्ह, तो रेखिका या निर्देशक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए होता है जैसे शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। विवरण चिन्ह, ये देखिए चिन्ह, जहाँ किसी चीज का विवरण दिया जाए वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गद्य खंड का भावार्थ निम्नलिखित है। त्रुटिपूरक चिन्ह, इसे हंस पद भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, त्रुटिपूरक चिन्ह को हंस पद भी कहा जाता है। जब लिखने में कुछ छूट जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, प्रेमचंद का दोधान ग्राम्य जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत करती है, तो यहाँ छूट गया था, तो ये जो है त्रुटिपूरक चिन्ह लगा दिया गया। संक्षेप सूचक चिन्ह, शब्दों का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे BBC, तो संक्षेप में आप देखे होंगे नीचे बिंदु टाइप का दे दिया जाता है। सम, कृपा, पौ, ये सब डॉक्टर आगे लिया दिया जाता है। लोप निर्देश, जहाँ डॉट डॉट होता है, जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी होती है तो उस बात को आरंभ के 2-3 शब्द लिख कर में डॉट दिया दिया जिसे लोप चिन्ह दे दिया जाता है। समानता सूचक, यह विराम चिन्ह गणित में अधिक प्रयुक्त होता है, किंतु संक्षिप्तता के आग्रह से कभी कभी सामान्य भाषा में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे रात्रि निषाद, दिवस दिन में। कोष्टक चिन्ह, ये देखिए, कोष्टक चिन्ह प्राय वाक्य के मध्य में आता है। कोष्टक में ऐसी जानकारियां रखी जाती हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हैं और हुए भी उनसे पृथक की जाती हैं। जैसे शुक्ल अर्थात रामचंद्र शुक्ल के सभी जानते हैं, कोष्टक दे दिया गया है। विस्मय सूचक या संबोधक, पहला, यह चिन्ह विस्मय आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले दो पद बंधों अथवा वाक्यों के अंत में होता है। जैसे आहा, आहा के बाद लगता है एक पाई नीचे बिंदु, कितना सुहाना मौसम है। संबोधन के लिए श्याम लगा हुआ है, अब तुम पढ़ो। जहां अपनी से छोटी के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए। पुत्र चिरंजीवी हो, भगवान तुम्हारा भला करे। चौथा, जैसे जहां मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए। जैसे कैसे निखरा रूप है, लगा है, वाह लगा है, तुमने क्या रूप पाया है। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न कुछ कर लेते हैं ताकि हम जो पढ़े हैं वो कंप्लीट हो जाए। हिंदी वर्णमाला वो कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो हिंदी वर्णमाला में को 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, स्वर और व्यंजन के रूप में। तो हिंदी वर्णमाला को 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। हिंदी में प्रयोग होने वाले वर्ण कितने होते हैं। तो हिंदी में प्रयोग होने वाले 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण होते हैं हिंदी में, 52 वर्ण होते हैं। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। हिंदी में प्रयोग होने वाले 52 वर्ण हैं। ई उ क्या है। तो ये स्वर होते हैं, ये स्वर होते हैं। ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा, ये सब स्वर होते हैं। इनमें से व्यंजन कौन है। इनमें से व्यंजन कौन है। तो आ उ ए सब स्वर होते हैं। तो ऑप्शन संख्या बी, ज व्यंजन होता है। ज व्यंजन है, से सभी स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 स्वर होते हैं। कौन कौन। तो देखिए, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये स्वर 11 होते हैं औ तक। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। 33, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। क वर्ग से लेकर के देख रहे हैं म वर्ग तक, यर लव तलावे स मूर्धन्य ष दंती स ह। क प्लस स मिलकर क्या होगा। तो 6 बनता है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। आप इसे अच्छे से ध्यान देकर स्टडी कर लीजिएगा।